हमारे इस कार्यक्रम में दिए गए विचार ज्योतिषाचार्यों के निजी विचार हैं। इनका हमारे चैनल से कोई लेना देना नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश 24 के चुनाव पर सबसे बड़ी भविष्यवाणी। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 7 चरणों के इस चुनाव में 2 चरण के लिए वोटिंग भी हो चुकी है और बाकी चरणों के चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। किस पार्टी की कुंडली में है जीत के योग, किन के नाम का लहराने वाला है परचम और क्या कहते हैं नेताओं के सितारे, इन सब पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 4 बड़े ज्योतिषाचार्य। अरविंद त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका। वान्या आर्या जी हमारे साथ हैं, नीति शर्मा जी हमारे साथ हैं, राज मिश्रा जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पर। जय श्री राम। चलिए तो शुरुआत करते हैं चर्चा की। और सबसे पहले देखिए, आपके मन में भी ये सवाल होगा कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो 400 पार का दम भरा जा रहा है, इस दावे में कितना दम है। तो आइए जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सितारे क्या कहते हैं, उनकी कुंडली में इस वक्त ग्रहों के योग कैसे हैं। सबसे पहले अरविंद त्रिपाठी जी, आपसे मैं शुरुआत कर रही हूँ। बताइए जरा कि मोदी जी की कुंडली में आप क्या देख पा रहे हैं। जी देखिए रोमिता, ने जो ज्योतिष होता है, ये पूरी भारतीय लोकतंत्र का जो त्यौहार चल रहा है, बहुत ही अच्छा त्यौहार है और यह प्रकृति तय करती है। कहते हैं कि नेचर इज गॉड। किसी भी राजनीति में राजनीति की कुंडली उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है जितनी देश काल परिस्थिति की कुंडली महत्वपूर्ण होती है। देश और प्रकृति तय करता है कि वह किसको अपना नेतृत्व अपने हाथ में देना चाहती है। तो जो धर्म और अधर्म की जब बात होती है तो शुरू से देखा गया है कि यह जो अपना भारत देश है, सनातन धर्म प्रधान देश है। जब भी धर्म की हानि हुई है और अधर्म बढ़ा है, तब तब उस पर, उस देश पर और पूरे राष्ट्र पर, पूरे विश्व पर प्रभु की कृपा हुई है और प्रकृति की रक्षा हेतु भगवान ने किसी न किसी रूप में जन्म लिया, अवतार लिया है। ठीक इसी प्रकार को हम कहते हैं कि प्रकृति ईश्वर है, नेचर इज गॉड। तो जब प्रकृति को गवर्न करने के लिए उसमें आध्यात्मिक शक्तियों की बड़ी अच्छी भूमिका होती है, तो प्रकृति तय करता है कि हमको नेतृत्व किसके हाथों में देना है। तो जो आपके देश की कुंडली है, भारत की कुंडली है, वो वृष लग्न की है और लग्न में वृष का राहु उच्च का बैठा हुआ है। दूसरे भाव में मिथुन राशि का मंगल है, जो बैठा हुआ, जो द्वादश का मालिक और सप्तम का मालिक होकर के है। थर्ड भाव में चंद्रमा बुध शुक्र, और अगर चंद्र कुंडली आप देखेंगे तो चंद्रमा बुध राहु और शुक्र लग्न में ही बैठा। बृहस्पति दैत्य गुरु शुक्राचार्य के घर में बैठा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है राजनीति के लिए कारगर। आपने देखा होगा कि जब से देश आज़ाद हुआ है, देश में राजनीतिक अस्थिरता रही। राजनीतिक जो विकास होना चाहिए, चाहे आर्थिक दृष्टिकोण हो, चाहे व्यावसायिक दृष्टिकोण हो, चाहे अध्यात्म का दृष्टिकोण हो, चाहे विज्ञान का दृष्टिकोण हो, चाहे मेडिसिन का दृष्टिकोण हो, बहुत ही उतार चढ़ाव हुआ है। लेकिन जब शनि की प्रधानता आई है, तो इसमें आपने देखा होगा कि शनि को कहते हैं कि न्यायाधीश की भूमिका में रहता है, तो शनि न्याय करता है। तो जितने गलत तरीके के लोग होते हैं उनको दंडित करने का काम करता है। तो यह वर्ष खास तौर से शनि प्रधान देश है। तो जो खास तौर से सनातन धर्म के लिए कार्य करेगा, जो धर्म की स्थापना के लिए कार्य करेगा, उस पार्टी का महत्व रहेगा। और अब आ जाइए, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इनकी कुंडली में वृश्चिक लग्न की कुंडली है। चंद्रमा नीच का होकर के चंद्रमा मंगल लग्न में बैठा हुआ है, जो चंद्रमा भाग्येश है। कहते हैं कि जब नवमेश और लग्नेश का युति बनता है तो प्रबल राजयोग बनता है। राजयोग में व्यक्ति की जो पावर होती है 11 गुना बढ़ जाता है। और व्यक्ति अगर गरीब घर में भी पैदा होता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी पहचान बनती है। और चंद्रमा चूँकि मंगल के साथ है, लग्नेश भी मंगल है, मंगल की ही महादशा चल रही है और फरवरी से लेकर के इनका जो दशा चल रहा है बहुत ही अच्छा है। 10 फरवरी 24 से लेकर के 26 जून 24 तक का जो कालखंड है, उसमें राष्ट्रीय नेतृत्व में भारत की कोई परिवर्तन का योग नहीं है। एक अलग रिकॉर्ड स्थापित होगा, एक अलग रिकॉर्ड से पुनः यह जो सत्ता चल रहा है, सत्ता परिवर्तन, हस्तांतरण का कोई योग नहीं बन रहा है। इस राजनीति में
अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्व बढ़ेगा। इनकी कुंडली में चूंकि चंद्रमा नीच का होने के नाते कंट्रोवर्सी भी हो सकती है, लेकिन कंट्रोवर्सी को कायम करते हुए वो काफ़ी आगे बढ़ेंगे और एक इनकी अलग पहचान बनेगी। और जो दशम में इनका शुक्र और शनि है और शनि प्रधान देश है, तो राजनीतिक परिवर्तन का कोई योग नहीं बन रहा है। जो यह सरकार चल रही वही पुनः आगे आगे बढ़ेगी और जो पूर्व इनका रिकॉर्ड है उसको तोड़ते हुए अच्छे रिकॉर्ड से अपना ये स्थापित करेंगे पूरा। तो हमारे देखने से है कि भारत की राजनीति में कोई परिवर्तन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का महत्व बढ़ेगा। राजनीति में अभी कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है। शिवानी जी, आप क्या सोचती हैं, क्या तीसरी बार प्रधानमंत्री बन पाएंगे नरेंद्र मोदी? उनकी कुंडली में राजयोग एक बार फिर से नजर आता है? बहुत सुंदर प्रश्न रोमिता जी आपने पूछा। अगर हम यहाँ पर मोदी जी की कुंडली की बात करते हैं स्पेशली, तो मोदी जी का जो मूलांक है वो 8 का है। जो अगर हम इनके भाग्यांक की बात करते हैं तो वो 5 पर है। यहीं अगर हम इनके कुआं नंबर की बात करते हैं, जो एक इंसान का उसकी कुंडली में लक फैक्टर होता है, वो भी 5 है। पर्सनल ईयर 7 है। पर्सनल मंथ की अगर हम बात करते हैं तो वो 3 पर आ रहा है। वृश्चिक लगन की इनकी कुंडली है। रोचक नामक पंच महापुरुष योग जो है इसमें ये बना रहा है। करंट एज देखिए आप, मोदी जी की जो करंट एज है वो 73 है। 73 को अगर आप टोटल करते हैं तो वो आपका 1 पर आता है। 1 नंबर राजनीति के लिए बहुत अच्छा नंबर है, पॉलिटिक्स के लिए बहुत स्ट्रांग नंबर है। अभी अगर हम इनकी क्या कहते हैं, इनकी अगर कुंडली में देखते हैं तो चंद्रमा जो है नीच का है, लेकिन नीच राजयोग भंग हो रहा है और वृश्चिक लगन की जो है इनकी कुंडली है। बहुत सारे और भी अच्छे योग इन मोदी जी की कुंडली में मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं। एक विक्रम आदित्य योग इनकी कुंडली में बन रहा है। बुध आदित्य योग जो है वो भी जो है इनकी कुंडली में बन रहा है। इनका बुध जो है बहुत अच्छा है, उच्च का बुध है। तो जब भी ऐसा होता है तो विजडम, जो डिसीजंस लेने होते हैं, जो कम्युनिकेशन होता है, जो एक मास से कनेक्शन होता है, मासेस से कनेक्शन, वो इनका जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। एक इंपॉर्टेंट बात देखिए कि इस पूरे जो डेट ऑफ बर्थ है मोदी जी की, इसमें 5 नंबर का बहुत मेजर रोल है। अब 5 नंबर जो है कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन, जिस हिसाब से मोदी जी मासेस से कनेक्ट करते हैं, भाग्यांक 5, कुआं की बात करें तो भी हम 5 है। एक और कॉम्बिनेशन भी मैं इनके एनालिसिस कर रही थी कि इनका जो है मूलांक जो है वो 8 है। वहीं अगर इनके मंथ की बात करते हैं तो सितंबर मंथ वो 9 बनता है। अगर इनके ईयर को देखें तो 1950, अब 1950 को आप टोटल करते हैं वो 6 पर आता है। और यहाँ पर 5 और 0, जब भी हम न्यूमरोलॉजी से एनालिसिस करते हैं तो लास्ट का जो ईयर होता है उसके लास्ट के 2 डिजिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वहाँ भी आपने देखा 5 + 0 क्या हो गया 5। अब साथ में 0 लग गया, किसी भी नंबर के आगे अगर 0 लग जाता है तो उसकी जो प्रेजेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं 5 भी जो है इनके लिए बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर आ गया मे मंथ भी आपका 5th मंथ हो गया, यहाँ से भी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। 8 नंबर की प्रेजेंस इनकी कुंडली में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। यहाँ भी अगर हम टोटल करते हैं तो और भी कॉम्बिनेशन से जो है इनका काफ़ी ज़्यादा 8 आता है। शनि का साल है, 2024 का साल है, उसका भी अगर आप टोटल करते हैं तो वो भी 8 पर आता है। अगर आप इनका डेट और ईयर का टोटल करते हैं, जो इनका 8 + 6, तो वहां पर भी 5 बनता है। तो डेट और ईयर आपने यहां भी टोटल करा तो 5 आता है। तो 5 कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा 8 और 5 की जो है इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। इनका बुध जो है वो भी बहुत अच्छा है। और इस साल का ये जो मे मंथ है इनके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। 10th हाउस का स्वामी है, सूर्य है, वहाँ से भी इनको पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेंथ मिलती है। और सूर्य का भी अगर हम नंबर देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी 5 पर आता है। तो 5 नंबर का इन्फ्लुएंस जो है बहुत ज़्यादा है। पर्सनल ईयर 7 है। केतु इनके लाभ भाव में बैठे हैं, हमेशा इनको प्रॉफिट्स देते हैं। तो आप पूरी न्यूमरोलॉजी से देखें तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग 8, 1 और 5 का इन्फ्लुएंस इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आ रहा है, जो इनको पॉलिटिक्स में बहुत ऊपर लेके जाएगा। अभी जो करंट चल रहा है वही सेम पार्टी जो है आगे आएगी, मोदी जी भी आगे आएंगे और इनके लिए बहुत ज़्यादा जो है इस टाइम पर, ये टाइम इनका बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। तो देखिए, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो स्थितियां हैं वो यहाँ पर प्रबल नज़र आ रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है यहाँ पर नीति जी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अपने कड़े डिसीजंस के लिए काफ़ी जाने जाते हैं। तो क्या उनकी कुंडली में कहीं ऐसा भी कोई योग या ग्रह दिखाई देता है जो इतने बड़े फैसले उनकी तरफ से लिए जाते हैं? और आने वाले सालों में अगर उनकी गवर्नमेंट रिपीट होती है तो क्या और कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं? निश्चय रूप से मोदी जी इस समय विश्व के सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध नेता हैं। ना केवल भारत को, एक लोकतंत्र को, सबसे बड़े लोकतंत्र को संभालते हुए नेतृत्व
करते हुए आगे लेके जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विश्व में भी जो उनका ग्राफ है वो एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी सर्वोपरि है। तो निश्चित रूप से उनकी कुंडली इतनी प्रभावशाली होगी कि ये सारे योग उनकी कुंडली में विद्यमान होंगे। 17 सितंबर 1950 11 बजे मेहसाना गुजरात का जन्म है। इस आधार पे उनकी जो कुंडली बनती है वृश्चिक लगन की बनती है। वृश्चिक लगन बहुत ही ज़्यादा राजनीति में एक सक्रिय लगन माना जाता है। और कुंडली में जो ग्रहों की प्लेसमेंट है, चंद्र और मंगल की युति लग्न में, लग्नेश का लगन में होना, मंगल पंच महापुरुष योग बनाते हुए लगन को और लग्नेश को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है। चंद्रमा के साथ युति बनाते हुए नाड़ी ज्योतिष के अनुसार लक्ष्मी योग का निर्माण कर रहा है। साथ में चंद्रमा यहाँ पे नीच के हैं, लेकिन क्योंकि मंगल के साथ बैठे हैं उनका नीच भंग हो रहा है। साथ में गुरु से केंद्रित है तो नीच भंग दोबारा हो रहा है। जब भी नीच भंग की स्थिति एक से ज़्यादा बार हो जाए तो वो नीच भंग का जो एक स्टेटस है, एक जो क्वालिटी है, वो उसको बढ़ा देती है। चंद्रमा यहाँ पे भाग्येश हैं। भाग्येश का लग्नेश के साथ युति होना तो लगन को, लग्नेश को इतना स्ट्रॉन्ग बनाता है। और मंगल हमेशा से ज्योतिष में इसको सेनापति की संज्ञा दी गई है। ये एक मैस्कुलिन एनर्जी है। आप देखेंगे कि मोदी जी के कार्यकाल में किस प्रकार भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक्स देखी, एयर स्ट्राइक्स देखी, तो कहीं ना कहीं सेना को सशक्त बनाना उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रकार से प्रिंसिपल के साथ वो आगे बढ़े हैं। मंगल ऊर्जा का कारक है। मंगल कहीं ना कहीं फिटनेस का कारक है। मोदी जी की आप फिटनेस लेवल देख सकते हैं कि इस एज में भी वो योगा के प्रति और अदर जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के प्रति उनका कितना रुझान है। वहीं पे चंद्रमा मन का कारक है। तो मन जो है उनका टोटली जो ड्रिवन है वो हाई मैस्कुलिन एनर्जी के साथ ड्रिवन है। तो यहाँ पे उनको व्यक्तिगत रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से बहुत ही स्ट्रॉन्ग निर्णय लेता हुआ और बहुत इम्पल्सिव भी बनाता है। मुझे नहीं लगता मोदी जी निर्णय जब लेते होंगे, क्योंकि 2-3 योग और उनकी कुंडली में बहुत अच्छे हैं। तो गुरु का केंद्र में होना, पंचमेश का चौथे भाव में होना और अपने ही लॉर्ड शनि से दृष्ट होना कहीं ना कहीं चौथे भाव को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये उनकी पब्लिक जो लविंग है, जो पब्लिक का स्नेह प्यार उनको मिलता है वर्ल्ड वाइड, ये गुरु की पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। और चौथा घर आपके मन का भी कारक होता है। आप ऐसा दिखता है कि वो मन से बहुत ही पवित्र कह सकते हैं, शुद्ध प्रवृत्ति के, बहुत ही पायस सोल बोल सकते हैं। साथ में गुरु कहीं ना कहीं धर्म का कारक है। तो धर्म की ध्वजा को कैसे लहराते हुए, चाहे हम राम मंदिर का अनुष्ठान देखें या और भी उनके धार्मिक परिप्रेक्ष्य में उनके योगदान देखें, तो कहीं ना कहीं धर्म की ध्वजा को लहराते हुए ये गुरु उनको एश्योर करता है। तीसरा राजयोग जो बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहा है वो बुध आदित्य योग बन रहा है, जो कि लाभ भाव में बन रहा है। और यहाँ पे अगेन मैं बोल रही हूँ कि जो योगों की श्रेणी है उसका भी एक लेवल होता है। तो यहाँ पे उच्च के बुध के साथ बुध आदित्य योग बनना अपने आप में, और बुध का सूर्य से अंशों में आगे होना बुध आदित्य योग की सर्वोत्तम श्रेणी है। साथ में केतु बुध के साथ बैठे हुए हैं। बुध और केतु जब भी बैठते हैं, ऐसे आदमी की एक तो वाक्पटुता शैली बहुत ही प्रखर होती है, दूसरी डिसीजन मेकिंग, क्योंकि बुध को इंटेलिजेंस का कारक माना जाता है, डिसीजन मेकिंग जो उनकी होती है वो पैनी नज़र होती है। ये लोग कभी जीवन में धोखा नहीं खा सकते, दूरदर्शिता होती है और दूर के चीज़ों को पहले से प्रोएक्टिवली उसका आभास करके उसके हिसाब से ये वर्किंग करते हैं। आप देखिए किस प्रकार से इन्होंने जनधन योजना प्रारंभ करके ज़ीरो बैलेंस के साथ अकाउंट्स लोगों के खोले और उसके बाद डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र दिया, क्योंकि ये जानते थे कि जब इनको डिजिटलाइजेशन करनी है तो देश के हर नागरिक के पास बैंकिंग अकाउंट होना चाहिए। तो ज़ीरो बैलेंस के साथ अकाउंट खोला और उसके बाद जब सरकार से, केंद्र से बेनिफिट्स गए तो डायरेक्टली बेनिफिशरीज के अकाउंट में गए विदाउट एनी लैप्स। तो प्रोएक्टिव मेजर्स में हर चीज़ में, चाहे आप सर्जिकल स्ट्राइक्स लीजिए, चाहे आप राम मंदिर को देखिए कि किस प्रकार से लीगल प्रोसेस को फॉलो करते हुए एक एक स्टेप उनका प्रोएक्टिवली वेरी वेल प्लान्ड होता है। धारा 370 भी हटाई तो इतना बड़ा आर्टिकल हटाने के बाद भी कहीं कोई एग्रेशन नहीं हुआ, कहीं कोई रक्तपात नहीं हुआ, कहीं कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं हुआ। किस तरीके से पहले राज्यसभा में जहाँ इनकी मेजॉरिटी कम थी वहाँ पारित कराया बिल ताकि उनको एक प्रिपरेशन का टाइम ना मिले। तो ओवरऑल अब इनकी स्ट्रेटजी, आप डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी देखेंगे वो बहुत ही दूरदर्शिता के साथ प्लान करते हैं ताकि सक्सेस रेट इनको बहुत अच्छा मिल पाए। फिलहाल मोदी जी की मंगल में शनि की अंतरदशा चल रही है, लग्नेश की अंतरदशा। तो ज्योतिष
ज्योतिष में इससे अच्छी अंतर्दशा महादशा मिल नहीं सकती है। मंगल में शनि की अंतर्दशा, उसमें शनि की प्रत्यंतर, राहु की सूक्ष्म और गुरु की प्राण दशा 4 जून 2024 को जब रिजल्ट आएगा उस दिन हमें देखने को मिलेगी। निश्चय रूप से पूर्ण बहुमत नहीं, बहुत अच्छी लीड के साथ मोदी जी के नेतृत्व में ये हम देख रहे हैं कि जो चुनाव जो होंगे उसका बहुत ही उनके फेवर में जाता हुआ रिजल्ट देखा जाएगा। साथ साथ एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि इतनी सारी राज सत्ता के होने के बाद भी एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट है। अनुराधा नक्षत्र शनि का नक्षत्र है और शनि की दृष्टि कहीं ना कहीं तृतीय भाव में, चौथे भाव में, अपने ही भाव में मिल रही है और सप्तम भाव में मिल रही है। सप्तम भाव स्पाउस का भाव होता है, इसलिए एक काइंड ऑफ फैमिली से डिटैचमेंट, उन्होंने मैरिज लाइफ को लीड नहीं किया, वहाँ से वो आगे बढ़े, तो एक प्रकार से सत्ता में रहते हुए भी सत्ता के मोह से डिटैचमेंट उनकी कुंडली से दिखती है। तो ओवरऑल बहुत ही डेडिकेटेड पॉलिटिशियन है, डेडिकेटेड देश के प्रति समर्पित हैं, धर्म की ध्वजा को लहराते हुए लोगों के हित को आगे ले जाते हैं। लोगों का बहुत स्नेह मिलने वाला है क्योंकि शनि हमेशा जनता का कारक होता है। और दशम भाव में बैठ के चौथे भाव में बैठे गुरु को देख रहा है। एक चीज़ और बताऊंगी, 4 जून में जब ये रिजल्ट आएगा तो गुरु का गोचर जो है मोदी जी के सप्तम भाव में आ जाएगा। सप्तम भाव में वृष राशि में आने के बाद वो दशानाथ को देख रहा होगा, वो लगन को देख रहा होगा, लग्नेश को देख रहा होगा, चंद्रमा को देख रहा होगा, लाभ भाव में बैठे बुध को, सूर्य को, केतु को देख रहा होगा, तृतीय भाव में उनके करेज को देख रहा होगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है स्पेक्टेकुलर जो है एक मैग्निफिसेंट जीत के साथ बीजेपी मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए जो है वापस आएगी। ये मैं कुंडली के आधार पे हो रही हूँ, इसमें मेरी व्यक्तिगत कहीं भी कोई आंकलन नहीं है। पूर्ण रूप से ग्रहों की दशा अंतर्दशा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है उनके लिए। चलिए, तो यहाँ पर हमने ये जाना ज्योतिषाचार्यों से कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली क्या कहती है, लेकिन बीजेपी की कुंडली क्या कहती है। देश भर में इस बार बीजेपी का प्रदर्शन कैसे रहने वाला है, क्या पहले से बेहतर या फिर खराब, या दोबारा सत्ता हासिल करने के योग हैं या नहीं, आइए जानते हैं। ज्योतिषाचार्य राज भी हमारे साथ हैं। राज जी, ये समझाइए ज़रा हमें कि इस बार बीजेपी की कुंडली में आपको क्या योग नज़र आते हैं, क्योंकि पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद इस बार बीजेपी जता रही है अपने दम पर। क्या कुंडली ग्रह इस तरफ इशारा करते हैं? देखिए, भाजपा की अगर कुंडली को लेकर के बात किया जाए, प्रेजेंट टाइम के अंदर जो भाजपा का जहां पर स्थापना की जो कुंडली है वो मिथुन लग्न की है, वृश्चिक राशि के अंतर्गत वो कुंडली आती है। और क्योंकि जैसा कि अभी तक लीडर की कुंडली पर डिस्कस हो रहा था, नरेंद्र मोदी जी की कुंडली पर अभी तक डिस्कशन चल रहा था कि आखिर क्या पोजीशन रहने वाली है, कैसे रहने वाली है। नो डाउट मोदी जी की कुंडली बहुत स्ट्रांग है। तो अगर मोदी जी की कुंडली स्ट्रांग है तो डेफिनेटली वो पार्टी को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसका बेनिफिट उनको मिलने जा रहा है। हाँ, बीजेपी की जो कुंडली है वहां पर चंद्रमा की महादशा चल रही होगी। चंद्रमा इस कुंडली के अंतर्गत अगर देखा जाए तो सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं। भाजपा की कुंडली की बात की जाए, चंद्रमा कहीं ना कहीं सेकंड हाउस के लॉर्ड है। और उसके साथ अगर उठा करके देखा जाए तो जो अंतर्दशा चल रही है वो बुध की चल रही है, और बुध उसके स्वयं के लग्न लॉर्ड है। और जब रिजल्ट आना है, अगर हम जून की बात करते हैं तो अभी चंद्रमा, क्योंकि बुध जो है वो वृष राशि के अंतर्गत 14 मई को चले जाएंगे, जहां पर 14 जून तक रहेंगे। तो अगर बुध वृष राशि के अंतर्गत जा रहे हैं, बुध उस टाइम 12th हाउस के अंतर्गत गोचर कर रहे होंगे। लेकिन अभी अगर बुध की बात की जाए तो मेष राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं, लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। जब तक अधिकतम जो सीट है उनका जो वोटिंग है वो हो जानी है, वहां तक बुध की पोजीशन बहुत अच्छी रहनी है। इसका मतलब है कि वहां तक बीजेपी काफी कुछ कवर कर चुकी होगी, उसके पास एक अच्छा रिजल्ट निश्चित रूप से रहने वाला है। हाँ, 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होगी बीजेपी के लिए और मोदी जी के लिए। मोदी जी पर अभी तक चर्चा कर रहे थे। मोदी जी की जो मंगल की दशा है और शनि की अंतर्दशा है, दोनों कारणवश उनकी कुंडली के अंतर्गत मृत अवस्था के अंतर्गत बैठे हुए हैं। तो इस टाइम जो एफर्ट है, जो मेहनत है, वो शायद 2014 की अपेक्षा या 2019 की अपेक्षा एक्स्ट्रा कर भी रहे हैं और करने की जरूरत भी है। अब क्योंकि जो बीजेपी की कुंडली है, सेकंड हाउस के स्वामी की दशा चल रही है और सेकंड हाउस का जो स्वामी चंद्रमा है वो नीचस्थ है और शत्रु राशि में बैठा है, तो बीजेपी को अपने जो स्वयं के भी लोग हैं, चाहे वो स्वयं के कार्यकर्ता है या जो स्वयं के लोग हैं, उन पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होगी। बहुत सारी असंतुष्टि कारण, देखिए मैं सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं, मैं किसी पार्टी की तरफ से या किसी भी उस तरफ से नहीं बात कर रहा हूं। जो एस्ट्रोलॉजिकल पैरामीटर कहते हैं, जो ज्योतिषीय गणित कहती है, मैं उस पर बात कर रहा हूं।
कहीं ना कहीं कुछ खुद के जो कार्यकर्ता है वो शायद भीतराघात करने का प्रयास करें, इस प्रकार की पोजीशन है। तो अपने कार्यकर्ताओं को, बीजेपी को बहुत संभालने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से इस बार मेहनत अत्यधिक करनी पड़ेगी, लेकिन क्योंकि जो अंतर्दशा है वो लग्नेश की चल रही है, जो अंतर्दशा है वो 4th हाउस के स्वामी की चल रही है, और उसके साथ इस टाइम पर वो 10th और 11th हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे, तो कहीं ना कहीं बीजेपी बेहतर करने जा रही है। और जिस रिजल्ट की हम बात करें बीजेपी के पक्ष में, भाजपा के पक्ष में रिजल्ट आने जा रहा है, बट अपने परिवार पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता बीजेपी को रहेगी। जी चलिए, तो यहाँ पर बीजेपी की तरफ से जो दावा किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं कुंडली में सटीक बैठता नजर आ रहा है। हालांकि जो भी स्थितियां होंगी वो 4 जून को ही सामने आएंगी कि आखिर किसके दावों में और वादों में दम है, लेकिन फिलहाल बीजेपी के जो ग्रह गोचर हैं वो उसकी जीत की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि कांग्रेस कैसा परफॉर्म करने जा रही है, क्योंकि देखिए बहुत सारे राज्यों में इस वक्त बायपोलर पॉलिटिक्स है जहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस का आमना सामना होता है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस का प्रदर्शन इस साल कैसा रहेगा? क्या बीजेपी को वो कांटे की टक्कर देने वाली है? ये समझते हैं। अरविंद त्रिपाठी जी, क्या लगता है आपको, कांग्रेस की स्थिति इस बार के चुनाव में ज्योतिष के हिसाब से क्या है? देखिए रोमिता, अगर देखा जाए राहुल गांधी जी की कुंडली को देखा जाए और भारत की कुंडली को देखा जाए तो इस समय लग्न में इनका वृष लग्न है, लग्न में बुध है। बुध इनका बैठा हुआ है पंचमेश होकर के लग्न में बैठ गया, केंद्र त्रिकोण का मालिक है। तो इसमें निश्चित रूप से पूरे देश में राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ेगी, राहुल गांधी का यश बढ़ेगा और अच्छा चुनौती देंगे। कांग्रेस के लिए अगर हम बात करें तो कांग्रेस का राहुल से संबंध है, राहुल मीन्स कांग्रेस, कांग्रेस मीन्स राहुल। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए और भारत की कुंडली में देखा जाए, चूंकि भारत की वृष लग्न है, राहुल की भी वृष लग्न की कुंडली है, और इस समय जिस दिन एक गोचर बनेगा, जिस दिन सरकार बनेगी वह वृष लग्न का बनेगा, तो राहुल की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होगी। राहुल केंद्र बिंदु होंगे सरकार को आगे बढ़ाने में, इस समय इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, लेकिन सरकार नहीं बना पाएंगे। प्रदर्शन अच्छा होगा, चुनौती अच्छा देंगे, लेकिन अगर हम कह दें कि नहीं सरकार में आ जाएंगे, इस तरह की कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है। चैलेंज को स्वीकार करते उनका महत्व बढ़ेगा। दूसरे भाव में सूर्य और मंगल है, तो इनका बड़ा विरोध होगा, बड़ा कंट्रोवर्सी में रहेंगे, फिर भी ये एक अच्छी भूमिका में रहेंगे और ये चुनाव जहाँ से भी लड़ेंगे चुनाव में इनको जीत मिलेगी। और पारिवारिक की स्थिति में लेकर के इनके कांग्रेस में काफ़ी कला रहेगा, अंतरकला के नाते इनको काफ़ी एम्बरेसिंग फील होगा। और ये जो पारिवारिक की स्थिति होती है, कई बार क्या होता है कि परिवार में विघटन की स्थिति होती है, परिवार को संभालना इनके बस का नहीं है, उसके लिए काफ़ी दिक्कत आएगी, षड्यंत्र होगा। वृश्चिक का चंद्रमा बैठा हुआ है 7वें भाव में अकेले, तो वृश्चिक का चंद्रमा क्या होता है कि व्यक्ति इंपल्सिव होता है, नेगेटिव थॉट में चला जाता है, और जब वो 7वें भाव में होता है और लग्न पर देखता है तो व्यक्ति के पास न क्लियर विजन है, न नीति है, न नियति है, उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। तो इनको एक ज़रूरत है अच्छे सलाहकार की, कि एक अच्छा सलाहकार रखें जो इनको अच्छी नीति, नियत, इंटेंशन, दूरदर्शिता और उनका वास्तव में क्या विजन है, देश के लिए क्या करना चाहते हैं, अगर उस पर है तो कुछ अच्छा कर सकते हैं। लेकिन जो इनकी कुंडली में इस तरीके का दिख रहा है राहुल गांधी के, कि इनके पास थिंक टैंक का भाव है, इनकी मैनेजमेंट का भाव है, इनके साथ कोई चैनलाइज करने वाला नहीं है। अगर देखा जाए तो 1-2 लोगों से राजनीति नहीं होती है, संगठन की बहुत ज़रूरत होती है। तो इनकी संगठनात्मक क्षमता बड़ी ही वीक है, अपने बल पर ये कितना करेंगे उसमें काफ़ी दिक्कतें आ रही है। तो इस चुनाव में राहुल गांधी की भूमिका अच्छी रहेगी, कांग्रेस की भूमिका अच्छी रहेगी, अनदर जो पार्टियां उसको मिला करके केंद्र बिंदु में रहेंगे राहुल गांधी। ठीक है, राहुल गांधी की न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर बात करें वान्या जी, तो क्या नजर आता है, कितने ज़्यादा संकेत हैं इस बात के या योग हैं कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं या नहीं? बहुत सुंदर प्रश्न रोमिता जी आपने पूछा। तो अगर हम राहुल गांधी की कुंडली की बात करते हैं तो वृष लगन की कुंडली है, मूलांक 1 है, भाग्यांक 6 है, और कुआं नंबर जो होता है एक इंसान की लाइफ में उसका लक फैक्टर होता है, जिस नंबर को उसको सबसे ज़्यादा यूज़ करना होता है। कुआं नंबर जो आ रहा है इनका 3 आ रहा है। अभी इनकी जो है मंगल की महादशा चल रही है, जिसके अंदर चंद्रमा की अंतरदशा चल रही है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी चीज़ें इनके लिए
चैलेंजिंग हो जाती है, क्योंकि अभी क्या है कि यहाँ पर जो है इनकी जो प्लानिंग है, जो मुझे लगता है कि वहाँ पर प्लानिंग जो एक मासेस को लेकर प्लानिंग होती है, जहाँ पर बहुत सारे एक ह्यूज मास को साथ लेके चलना, वहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी सी डिफिकेसी लगती है कि वहाँ पर थोड़ा सा अगर और अच्छे से ये प्लानिंग करें, या जैसे जिस हिसाब से मोदी जी के डिसीजंस होते हैं एक पूरे विजडम के साथ, और जो मासेस को एक्चुअली टच करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में 5 और जो उनका बुध है वो बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम राहुल गांधी की बात करते हैं और कांग्रेस की कुंडली की भी थोड़ा सा, रोमिता जी मैं 2 मिनट लूंगी इस कुंडली पर, तो कांग्रेस की कुंडली में मूलांक जो है वो 8 है, भाग्यांक भी 8 है, और कुआं नंबर जो है, लक फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं 4 पर आता है। तो कहीं ना कहीं मूलांक भी 8 और भाग्यांक भी 8। इसका ये मतलब होता है जब मूलांक और भाग्यांक सेम होते हैं तो जैसे अंदर से हैं वैसे ही कहीं ना कहीं बाहर से हैं, तो एक्सेस ऑफ सैटर्न, एक्सेस ऑफ शनि यहाँ पर आ जाता है, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ों के अंदर डिलेज देता है, मेहनत बहुत ज़्यादा कराने लगता है। और इनमें जो है कांग्रेस की कुंडली में जो है अभी बुध की महादशा चल रही है और बुध की अंतरदशा चल रही है, शुक्र की प्रत्यंतर दशा चल रही है, और बुध 12वें भाव में अस्त का होके बैठा है, तो कहीं ना कहीं खर्चे भी बहुत ज़्यादा कराता है। कई बार कुछ ऐसे शब्द वो बोल जाते हैं जो कहीं ना कहीं जोक ऑफ द डे बन जाते हैं, या मासेस जो है उस चीज़ को थोड़ा सा उल्टा ले लेती हैं, तो ये उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। तो अपनी वाणी को अगर वो और ज़्यादा पॉलिश होकर बोलेंगे या कुछ ऐसा जो बहुत ज़्यादा ओवर मीनिंगफुल बोलेंगे तो वो उनको कहीं ना कहीं लाइफ में हेल्प करेगा। बट अभी जो है क्योंकि बुध अस्त है और ऊपर से 12वें भाव में बैठा है, सो थोड़ा सा इनके लिए चीज़ें थोड़ी सी स्ट्रगलिंग हो जाती हैं। ये एक चीज़ जो है यहाँ पर इस चार्ट को, जो कांग्रेस की कुंडली है, इसको थोड़ा सा वीक कर देती है। ये एक चीज़ है। धनु लगन की ओवरऑल जो है ये कांग्रेस की कुंडली है। और वहीं अगर हम राहुल गांधी की कुंडली में भी देखते हैं तो नीच का चंद्रमा है और कहीं ना कहीं मंगल भी जो है वो अस्त का है, तो ये चीज़ें जो है थोड़ा सा उन्हें प्रॉब्लम करती हैं। तो वो अगर एक अच्छी प्लानिंग करेंगे, ह्यूज मासेस को साथ लेके चलेंगे, नंबर 3 का यूज़ जो है अगर राहुल गांधी अपनी लाइफ में थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो वो उनको फेवरेबल करेगा और आने वाले टाइम के लिए जो है उनके साथ और अच्छा चीज़ों को लेके जाएगा। बट फिलहाल करंट टाइम जो है उनके लिए थोड़ा सा स्ट्रगलिंग है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है नीच का चंद्रमा है तो वो लाइफ में जो होता है एक्सेस थॉट्स देता है, नेगेटिविटी देता है, ओवर इंट्यूशंस देता है। बट नीच का चंद्रमा लाइफ में फियर्स भी देता है, और वो फियर्स देता है जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में कभी होनी ही नहीं है, वो इवेंट्स ही नहीं होने होते हैं, लेकिन एक्सेस ऑफ थॉट्स जो है वो देता है। वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो राहुल गांधी की प्लानिंग को जो है थोड़ा सा ख़राब करता है। चलिए, तो राहुल गांधी की कुंडली और कांग्रेस की कुंडली इस साल चुनाव के लिए क्या कहती है ये हम ज्योतिषाचार्यों से समझ रहे थे, लेकिन यहाँ पर इंडिया गठबंधन की बात करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे राजनीतिक दल एक साथ आ रहे हैं। तो क्या इस बार इंडिया गठबंधन बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती पैदा कर सकता है? आइए समझते हैं कि ज्योतिष के हिसाब से क्या भविष्य है गठबंधन का। राज मिश्रा जी, क्या गठबंधन का आपको भविष्य नजर आता है? देखिए, सबसे पहले अगर गठबंधन को लेकर के हम बात करते हैं, गठबंधन की क्या परिस्थिति है, जिसको विशेष रूप से अगर हम लीड करने की बात करें, गठबंधन को कौन लीड कर रहा है? कांग्रेस लीड कर रही है। गठबंधन को कौन लीड कर रहा है? अखिलेश यादव उस गठबंधन के अंतर्गत, गठबंधन के अंदर कौन कर रहा है? हम ममता बनर्जी को उठा करके देखते हैं, ये लोग स्पेशली गठबंधन को लीड कर रहे हैं। और मैंने गठबंधन की भी कुंडली को उठा करके देखा है, तो जो गठबंधन की कुंडली है उसमें नेता स्वयं स्वार्थ को लेकर के इतना उलझे हुए हैं कि उनको देश कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। राजनीतिक जो पैरामीटर है उस पर कहीं काम नहीं करेंगे और अपने निजी स्वार्थ के अंतर्गत ही उलझे रहेंगे, जिस कारण से एकत्रित होकर काम नहीं कर पाएंगे और उसका कोई विशेष रिजल्ट प्राप्त होता हुआ नहीं दिख रहा है। क्योंकि कांग्रेस उस गठबंधन के अंतर्गत अगर बात की जाए, इंडी गठबंधन में, तो विशेष रूप से सबसे आगे अपने आप को लेकर के जाती है। और कांग्रेस की हालत आप सब लोग देख रहे हैं। यस, अभी तक हम डिस्कस भी कर रहे थे कि यस, बुध की महादशा चल रही है और बुध की ही अंतर्दशा चल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि बुध जो कांग्रेस के लिए गोचर करेंगे वो अच्छी परिस्थिति के अंतर्गत नहीं है। बुध इस कुंडली के अंतर्गत अगर देखा जाए तो कांग्रेस की कुंडली में बहुत अच्छी पोजीशन नहीं रखते हैं। 12th हाउस के अंतर्गत जाकर के बैठे हैं, जो खुद उनको मात देने के लिए तैयार है।
राहुल गांधी की जहां तक चर्चा की जा रही है, राहुल गांधी की मंगल की महादशा चल रही है जो कि वो मार्केश है, चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है जो कि वो नीचस्थ है। अच्छा, जिस दिन रिजल्ट आना है उससे 1 तारीख को ही मंगल जाकर के 12th हाउस में पहुंच जाएंगे। तो ना तो राहुल गांधी के लिए मुझे कहीं भी ऐसा नहीं नजर आ रहा है कि राहुल गांधी कुछ भी ऐसा करने जा रहे हैं जिससे गठबंधन को कोई फायदा होने जा रहा है, या कांग्रेस पार्टी कहीं कुछ ऐसा करने जा रही है जिससे गठबंधन को कोई फायदा होने जा रहा है। अब अगर हम उस पर आगे चलते हैं कि गठबंधन में और कौन से इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, उसमें आगे जा रही है ममता बनर्जी को उठा करके देखा जाए, यस ममता बनर्जी उसके अंतर्गत जा रही है। ममता बनर्जी की दशा में कहीं ना कहीं, ममता बनर्जी कुंडली में कहीं ना कहीं शनि की महादशा चल रही है, गुरु की अंतर्दशा चल रही है। अच्छा, लेकिन ममता बनर्जी को इतनी इंपॉर्टेंस क्या कांग्रेस पार्टी देने जा रही है? ममता बनर्जी की दशा की बात की जाए, वहां पर वो शनि की दशा से गुजर रही हैं। शनि उनके 10th और 11th लॉर्ड है, 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं, उनके लिए वो सपोर्टिव भी है, बृहस्पति भी उनके लिए सपोर्टिव है, लेकिन मायने ये रखता है कि उनको कांग्रेस आगे आने ही नहीं देगी, तो इस कारण से वहां से उसको कोई फायदा हो जाए इस प्रकार की परिस्थिति नहीं है। और भी बहुत छोटे दल हैं, यस, उनके साथ भी क्या यही परिस्थिति? अगर बाकी लोगों की बात की जाए, ममता बनर्जी को आगे लेकर के आया जाता तो फायदा होता, मैं क्लियर बात कर रहा हूं, पहले की अपेक्षा निश्चित रूप से फायदा होता, लेकिन कांग्रेस खुद उनको आगे नहीं लेकर के आएगी, ये कंफर्म है। अब आगे हम बात करते हैं, अखिलेश यादव यहां पर हैं। अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं एक गठबंधन के साथ हैं। अखिलेश यादव का कन्या लग्न का जन्म है, मिथुन राशि का जन्म है। प्रेजेंट टाइम में वो शुक्र की महादशा से गुजर रहे हैं और शुक्र की ही अंतर्दशा से गुजर रहे हैं, लेकिन जब रिजल्ट को प्राप्त होना है और शुक्र कहीं ना कहीं 4th हाउस 11th हाउस के अंतर्गत बैठे, अच्छी परिस्थिति के अंतर्गत बैठे भी हुए हैं। अच्छा, शुक्र का जो गोचर इस टाइम पर रहने वाला है, अखिलेश के लिए स्पेशली बात की जाए तो शुक्र का जो गोचर चल रहा है, मेष राशि में रहेंगे, वृष राशि में रहेंगे और मिथुन राशि के अंतर्गत रहेंगे। अभी क्योंकि अखिलेश के लिए बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है, जब यूपी में मोस्ट ऑफ सीटों का वो होना है, तब शुक्र उनके अष्टम भाव के अंतर्गत आकर के गोचर कर रहे हैं। इट मींस कि वहां कहीं भी उनके लिए पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा नहीं। लेकिन मैं अगर पूरे गठबंधन की बात कर रहा हूं तो मुझे कांग्रेस की परिस्थिति को छोड़कर बाकी छोटे छोटे दलों की परिस्थिति अच्छी दिख रही है, बेहतर दिख रही है। बट प्रॉब्लम यह है कि कांग्रेस उन छोटे छोटे दलों को आगे आने ही नहीं देगी। अच्छा, ममता बनर्जी की कुंडली का यहाँ पर जिक्र हो रहा है नीति शर्मा जी। ममता बनर्जी यहाँ पर राज मिश्रा जी के हिसाब से वो फैक्टर हो सकते हैं जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन को फायदा हो सकता है। क्या कहते हैं ममता बनर्जी की कुंडली? देखिए, ममता बनर्जी बेसिकली उनका जो होल्ड है वो वेस्ट बंगाल में है, टीएमसी की सुप्रीमो है, कांग्रेस के घटक दल से ही बाहर निकल के आई थी। और अभी हाल ही में हमने चुनाव में एक ट्विस्ट देखा कि जब राहुल जी ममता जी के क्षेत्रों में रैलीज करने के लिए वेस्ट बंगाल की तरफ अग्रसर हो रहे थे, तो ममता जी ने उनको लाल झंडा दिखा दिया, यानी कि उन्होंने बोला मैं अकेला चलूंगी। ये ममता जी की बहुत ही पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी अगर मैं समझूंगी, क्योंकि देखिए केंद्र सरकार एक तरफ है, राज्यों में जो छोटी सरकारें हैं, जो छोटे राज्यों की सरकारें हैं, उनका होल्ड अपने कॉन्स्टिट्यूंसी तक सीमित है, अपने राज्य तक सीमित है। उसको ममता जी बहुत अच्छे से जानती हैं। ममता जी की कुंडली का विवरण जरूर करूंगी, क्योंकि अगर आप मुझसे पूछें तो वन ऑफ द टॉप 5 पॉलिटिशियंस की अगर मैं कुंडली लेना चाहूँ देश की, तो उसमें से अगर एक कोई कुंडली निकलती है तो ममता जी की निकलती है। शी इज़ द ओनली फीमेल चीफ मिनिस्टर अक्रॉस इंडिया, और उसको मेंटेन करती हुई जो उनको मैंडेट मिलता है बंगाल में, तो निश्चित रूप से उनकी कुंडली में अगर आप योग देखेंगे, मेष लगन की कुंडली है ममता जी की, दूसरे भाव में उच्च के चंद्रमा बैठे हैं, चौथे भाव में उच्च के गुरु बैठे हैं। हम यहाँ पे देखिए, चौथा भाव जनता का भाव है, उसमें एक तो उच्च के गुरु हंस नाम का पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, और उच्च के गुरु के जो डिस्पोजिटर हैं चंद्रमा खुद उच्च के दूसरे भाव में, यानी कि धन और वाणी के भाव में बैठे हुए हैं। और कृतिका नक्षत्र चंद्रमा का, तो कहीं ना कहीं अपनी वाणी से लोगों के दिलों को छूते हुए उनके भाषण रहते हैं। बंगाल की जनता की हृदय की नब्ज जो है वो ममता जी बहुत अच्छे से समझती आई हैं। साथ में सप्तम भाव में उच्च के शनि, उनको शनि का हमेशा डिटैचमेंट से रिलेटेड होता है, तो उनको विवाह का सुख तो नहीं दिया, लेकिन सप्तम भाव कहीं ना कहीं दशम से दशम है, तो सत्ता का सुख परम लेवल पे दिया। रैक्स टू रिचेस की स्टोरी है उनकी। तो किस प्रकार से उच्च के शनि शश नाम का पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, दशमेश हैं, लाभेश और लगन का लाभ भाव में शनि की राशि में बैठना। ओवरऑल कुंडली बहुत स्ट्रांग है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, वो मैं बताती हूँ। सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है बुध आदित्य योग लाभ भाव में बन रहा है, लेकिन बुध की जो युति है वो राहु के साथ है, सूर्य की युति, यानी कि ग्रहण योग बन रहा है। अभी 8 अप्रैल को सूर्य ग्रहण होके गया है, तो कहीं ना कहीं उस ग्रहण का ममता जी की कुंडली में प्रभाव है, जिसकी वजह से
उनकी जो एक पॉलिटिकल इमेज है उसको, क्योंकि सूर्य सत्ता का कारक है, तो डिफेमेशन अभी देखा संदेश काले की घटना के माध्यम से किस प्रकार से उनके नाम पर जो एक्सपोज हुआ है वो दिखा है। तो कहीं ना कहीं डिफेमेशन का और सत्ता के सुख से थोड़े कमी का वो योग दिखाता है। यद्यपि लगन वर्गोत्तम है, गुरु वर्गोत्तम है, बुध वर्गोत्तम है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कुंडली है। इस समय शनि की महादशा चल रही है और राहु की प्रत्यंतर जो है 2 फरवरी 2024 में समाप्त हो गई थी। अब गुरु की प्रत्यंतर प्रारंभ है जो 4 जून 2024 तक रहेगी। यानी कि जिस दिन हमारे सामने रिजल्ट्स आएंगे चुनावों के, उस दिन तक ममता जी शनि की महादशा गुरु की प्रत्यंतर दशा से गुजरेंगी और गुरु का गोचर उनके चंद्रमा से ऊपर हो रहा होगा 10वें भाव में। देखिए स्ट्रॉन्ग कंपटीशन देंगी। वन वाइज डिसीजन शी हैज़ टेकन कि उन्होंने कांग्रेस को वेस्ट बंगाल में आने नहीं दिया। एक ये बहुत वाइज डिसीजन रहा जो उनके फेवर में जाएगा। ओवरऑल 42 सीटें हैं वेस्ट बंगाल में, तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि ममता समहाउ मैनेज टू कम, बिल्कुल नेक टू नेक फाइट देते हुए मेजॉरिटी के आसपास आ सकती हैं। तो डिफेमेशन होगा, वोट बैंक कम होगा, फिर भी वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाइट जो है ऑपोजिशन को यानी कि बीजेपी को, क्योंकि वहाँ पे देखिए जहाँ जहाँ गठबंधन एक्चुअल में सक्रिय हुआ है, जैसे दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यूपी कॉन्स्टिट्यूएंसी, यहाँ पे पोलराइजेशन ऑफ वोट होगा जिसका डायरेक्ट बेनिफिट बीजेपी को और एनडीए को मिलेगा। लेकिन जहाँ गठबंधन सक्रिय नहीं हुआ है वहाँ पे जो रीजनल पार्टीज हैं वो एज लेके जाएंगी। तो यहाँ पे टीएमसी कहीं ना कहीं एक लीगल केसेस भी हो सकते हैं, वो भी मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि सूर्य राहु की कंजंक्शन है, तो लीगल इश्यूज आ सकते हैं, डिफेमेशन हो सकता है, वोट बैंक कम हो सकता है, लेकिन स्टिल शी विल बी एबल टू गिव स्ट्रॉन्ग फाइट टू एनडीए। चलो, तो यहाँ पर ममता बनर्जी की जो कुंडली है उसके बारे में हम समझ रहे थे और यहाँ पर नीति शर्मा जी ने आपको बताया कि उनकी जो कुंडली है वो राजनीति के हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग दिखती है और इस बार 2024 के जो लोकसभा चुनाव हैं उसमें भी टीएमसी का प्रदर्शन अच्छा रह सकता है। बिहार की भी यहाँ पर बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बिहार में भी लगातार राजनीतिक हलचल और वहाँ की जो राजनीतिक सरगर्मियाँ हैं वो दिल्ली तक ज़रूर पहुँचती हैं और ऐसे में दिल्ली का चुनाव बिहार के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर बिहार में बात करें तो वक्त नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जो है वो बड़े चेहरे नजर आते हैं। नीतीश कुमार हालांकि एनडीए के साथ हैं, लेकिन तेजस्वी ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। आखिर इस उभरते हुए सितारे की कुंडली क्या कहती है? अरविंद त्रिपाठी जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि तेजस्वी यादव को लेकर ग्रह गोचर क्या कहता है, ग्रहों की स्थिति उनकी कुंडली में कैसी है? जी देखिए रोमिता, जो तेजस्वी यादव की कुंडली है, इनका जो हमें नेट के थ्रू जो मिला है डाटा, 9 नवंबर 1989 है, गोपालगंज में इनका जन्म हुआ था, 2:08 दोपहर में हुआ था। इनका जन्म कुंभ लग्न का है, लग्नेश इनका शनि है और लग्नेश इनका शनि है, शनि की घर में चंद्रमा बैठा हुआ है। तो अभी इस समय इनकी शनि की 7.5 चल रही, जो बड़ा प्रबल है। तो ये 7.5 क्या करता है कि बहुत प्रभावित करता है, इनके व्यक्तित्व को, कृतित्व को बहुत प्रभावित करेगा और इनके लिए चैलेंजेस बहुत आएंगे। और दूसरा ये है कि जो चंद्रमा इनका कुंभ राशि का होकर के बैठा है, ये कई बार बहुत गलत निर्णय लेंगे और इनके ऊपर कई तरह का आरोप लगेगा। और जो इनको सत्ता तो मिलेगी, शनि की चूँकि 7.5 इनकी बहुत अच्छी है, इनके लिए फ़ायदेमंद है। शनि इनका लाभ भाव में शुक्र के साथ बैठा, जब शनि शुक्र की युति होती है और शुक्र चूँकि इनका लाभेश है तो धनपति योग बन रहा है, लक्ष्मीपति योग बन रहा है, कई महत्वपूर्ण राजयोग बन रहा है। तो ये इनका प्रदर्शन बहुत अच्छा होगा, लेकिन ये संभाल नहीं पाएंगे तो इनको इनकी जो राजनीतिक इंटीग्रिटी इनकी डाउटफुल होगी, कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। गठबंधन में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा इनकी एक प्रगति हो उस तरह का नहीं दिख रहा है। इनको राजनीतिक संकट का सामना करना पड़ेगा और बहुत सारे चुनौतियों का, विरोधियों का सामना करना पड़ेगा। और शनि चूँकि सत्ता तो देता है, सत्ता को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बृहस्पति इनका 5वें भाव में बैठा है और बृहस्पति की दृष्टि लाभ भाव पर अपने घर पर है, भाग्य पर है और लग्न पर भी दिख रहा था। इस जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है उसमें इनका जो तेजस्वी, इनका वर्चस्व बढ़ेगा, इनका कद बढ़ेगा और एक इनकी अलग पहचान बन के एक बड़े नेता के रूप में उभरेंगे। राष्ट्रीय क्षितिज पर इनकी बड़ी पहचान बनेगी। लेकिन सीटों की संख्या को, ये जो सीट है वोट में कन्वर्ट करने में हमें सक्षम नहीं दिख रहे, उसमें इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जहाँ तक रह गई बात गठबंधन की, तो गठबंधन में अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी की अगर हम कुंडली पर डिस्कशन करेंगे तो ममता बनर्जी की कुंडली मेष लग्न की है, लग्नेश इनका मंगल है और मंगल इनका बैठा हुआ है लाभ भाव में और
द्वितीय भाव में इनका चंद्रमा उच्च का होकर के बैठा हुआ है, तो देखा जाए तो इनकी कुंडली में कई राजयोग बन रहा है। एक तो हंस राजयोग बन रहा है, और ये जनता के लिए बड़ी लोकप्रिय, बृहस्पति उच्च का होकर के लोकप्रिय बनाता है। मणि योग, सारे ग्रह इनका एक साथ है, तो मणि योग भी बन रहा है इनकी कुंडली, जो बहुत बड़ा राजयोग होता है। शश योग बन रहा है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ममता बनर्जी अगर इस तरह के लोग, जातक अगर बहुत गरीब परिवार में पैदा हों, तो अपने व्यक्तित्व पर, कृतित्व पर, अपने जुझारूपन पर, अपनी विजन पर, अपनी आइडिया पर राष्ट्रीय स्तर पर एक अपनी अलग पहचान बनाते हैं। महिलाओं में अग्रणी नेता के रूप में जानी जाएंगी। इस चुनाव में भी उनका वर्चस्व बढ़ेगा, और देखा जाए तो गठबंधन में उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होगी। अगर कहीं किसी तरीके से नेतृत्व की बात आती है तो उसमें इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहेगी ममता बनर्जी की। अभी जो वर्तमान में इनकी सीटें हैं वो इनकी सीटें घटेंगी, और वहाँ जो इनके विपक्षी लोग हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी है, वह बंगाल में लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन करेगी, वहाँ इनकी प्रदर्शन में गिरावट आएगा। क्योंकि अभी इनका शनि में, बृहस्पति में राहु चल रहा है, तो इनके यहाँ जो लिटिगेशन वगैरह हो सकता है, कई तरह की दिक्कतों का इनको सामना करना पड़ेगा। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से अभी ये डिटोरेट करेंगे, क्योंकि अभी इनका 5, 8, 26 तक शनि में बृहस्पति की दशा है, और कहते हैं कि बृहस्पति उच्च का होकर के जब चौथे भाव में बैठता है, स्थान करोति जीवा हानि, जब बृहस्पति जहाँ बैठता है स्थान की हानि करता है। तो इनके कुछ इस तरह के डिसीजंस होंगे, कुछ ऐसे निर्णय होंगे जो इनकी लोकप्रियता को कम करेगा, इनकी इंटीग्रिटी को डाउटफुल करेगा, इनकी पर्सनालिटी को डैमेज करेगा। एक अच्छा व्यक्तित्व है, अच्छा इनका नेतृत्व भी होगा, लेकिन कुछ ऐसे इनके डिसीजन होंगे जो बहुत ही गलत होंगे। इनके जो अगल बगल जो लोग होंगे इनको गलत एडवाइस देंगे, तो इनको सलाहकारों से सावधान होना चाहिए, खास तौर से अपने फैमिली के लोगों से सावधान होना चाहिए, हेल्थ को लेकर के सावधान होना चाहिए। तो जो ये लोकसभा का चुनाव होगा इसमें इनकी भूमिका अच्छी होगी, लेकिन पश्चिम बंगाल में इनका प्रदर्शन पहले से कम होगा, सीटें कम ले पाएंगे और इनकी लोकप्रियता में गिरावट आएगी। जेपी नड्डा के हिसाब से आपको क्या लगता है? मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में हम बात करेंगे आगे, लेकिन जेपी नड्डा के हिसाब से आपको क्या लगता है? उनके हाथ में कमान है और कई जगहों पर चुनावी सभा भी कर रहे हैं, कितना असर उनका? जेपी नड्डा की अगर हम रौमिता जी कुंडली की बात करते हैं तो कुंभ लगन की इनकी कुंडली है और लगन में केतु बैठे हुए हैं। अभी इनकी शनि की महादशा चल रही है और सूर्य की जो है अंतरदशा चल रही है, तो ये जो टाइम है ये इनके लिए सपोर्टिव टाइम है। और एक चीज़ और मैं देख रही थी, इनकी कुंडली में जो दशम भाव है हमारा, उसके अंदर भी सूर्य बैठे हुए हैं। सूर्य जब भी दशम में बैठा होता है कहीं ना कहीं वो दिग्बली होता है। दशम का सूर्य हमेशा हमें लाइफ में बहुत ज़्यादा नेम देता है, बहुत ज़्यादा फेम देता है, और गवर्नमेंट से जो है दशम के सूर्य को हमेशा बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। अगर मैं मूलांक की बात करती हूँ जेपी नड्डा जी के, तो मूलांक 2 है, भाग्यांक 3 है, और कुआं नंबर जो इनका लक फैक्टर है वो इनकी लाइफ में जो है 4 है। अब जो है यहाँ पर जो इनके दशम के स्वामी है मंगल, कहीं ना कहीं वो त्रिकोण में बैठे हुए हैं, तो वो भी एक चीज़ इनकी अच्छी है। कहीं ना कहीं दशम भाव जो है इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। इसके अलावा जो है कहीं ना कहीं शनि का साल है, कुंभ लगन की कुंडली है, तो इनको और ज़्यादा जो है सैटर्न से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी और इन्फ्लुएंस मिलेगा और चीज़ें इनके फेवर में रहेंगी। चलिए, जेपी नड्डा के बारे में हमने बात की, यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में बात करें अगर राज मिश्रा जी, तो उनकी कुंडली क्या कहती है बड़ी संक्षिप्त में? जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो जन्म हुआ है वो कन्या लग्न के अंतर्गत हुआ है और जो जन्म की राशि है वो तुला है। इस टाइम पर गुजर रहे हैं शुक्र की महादशा से और सूर्य की अंतर्दशा से गुजर रहे हैं। देखिए, मैं एक बात तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बारे में स्पष्ट कहूँगा, मुझे लगता है कि कांग्रेस में एक प्रॉब्लम रही है कि जो भी मेन पद पर उसको जो होल्ड किया है ना पूरी तरह से, वो गांधी परिवार ने ही कहीं ना कहीं किया है। पद बेशक दिया गया हो, चाहे वो मनमोहन सिंह जी को दिया गया हो या मल्लिकार्जुन खड़गे जी को दिया गया हो, पद उनके पास है, बट जो डिसीजन लेने का तरीका, वही किसी ने कहा कि 2 और 2 कितने होते हैं, तो मनमोहन सिंह जी ने कहा जी होते तो 4 ही है, लेकिन एक बार मैडम से पूछने में क्या जाता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर स्पष्टता से ये देखा जाए कि डिसीजन लेने की पावर शायद जिस व्यक्ति को गद्दी पर बिठाया गया उसको कम दिया गया है। मैं अगर राहुल गांधी की कुंडली की अपेक्षा कंपेयर करूंगा मल्लिकार्जुन खड़गे जी की कुंडली, तो मैं बेहतर कह सकता हूं, बिकॉज रीजन यह है कि वहां पर बुध, बृहस्पति और शुक्र 3 बड़े इंपॉर्टेंट प्लैनेट जाकर के 10th हाउस के अंतर्गत बैठे हैं और उसमें भी लगने से बुध, तो कहीं ना कहीं रणनीति तैयार करने के लिए ये बहुत अच्छे व्यक्ति है, इसमें कोई दो राय नहीं अगर इनको फ्री हैंड दिया जाए तो।
अब प्रॉब्लम कहां पर आ रही है? हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट की, कुंडली कितनी अच्छी है, किसकी कितनी बुरी है, वो मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि प्रेजेंट टाइम के अंतर्गत व्यक्ति की परिस्थिति कैसी चल रही है। जब हम क्रिकेट देखते हैं तो हम देखते हैं आज वो व्यक्ति किस प्रकार का परफॉर्मेंस उसकी है, किस प्रकार वो खेल रहा है। मल्लिकार्जुन जी की जो शुक्र की महादशा प्रेजेंट के अंतर्गत चल रही है, वो शुक्र इनकी कुंडली में सेकंड हाउस के स्वामी हैं और भाग्य स्थान के स्वामी हैं। दुर्भाग्य ये है कि जब अधिकतम इलेक्शन हो जाएगा तब तक इनके दशानाथ अष्टम भाव में गोचर कर रहे होंगे, मेष राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे होंगे, जो इनके लिए फेवरेबल नहीं है। अंतरदशानाथ कौन है? अंतरदशानाथ सूर्य है। सूर्य कहाँ के स्वामी हैं? 12th हाउस के स्वामी हैं। और गोचर का बैठे कहाँ पर हैं? सूर्य को अगर उठा करके देखा जाए लाभ भाव में जाकर के बैठे हैं, यानी व्यय भाव के स्वामी नीचस्थ मंगल के साथ अगर आकर के 11th हाउस में बैठे हैं और जो दशानाथ है वो आपकी कुंडली के 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं, इट मीन्स कि वो आपको लाभ देने नहीं जा रहे हैं। आप कितनी भी रणनीति बना लें, कितना भी प्रयास बना लें, लेकिन ज्योतिष का एक श्लोक है, ग्रहधीनम जगत सर्वम ग्रहधीनम नरावरः। हम सब लोग कहीं ना कहीं ग्रह के अधीन होते हैं। तो कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस के हेड हो करके भी इस समय पर उसको उबारने में नाकामयाब रहेंगे। चलिए, मल्लिकार्जुन खड़गे की कुंडली जो है वो क्या कहते हैं, ये यहाँ पर हमने समझ लिया। देखिए, राजनीति को रणनीति से जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर काम सिर्फ रणनीति करती है। और जब रणनीति तैयार करने की बात आती है तो बात आती है शरद पवार की। शरद पवार की कुंडली क्या कहती है नीति जी? देखिए, निश्चित रूप से शरद पवार की अगर हम राजनीतिक जर्नी देखें तो महाराष्ट्र के सीएम रहे हैं, कृषि मंत्रालय रहा है उनके पास, रक्षा मंत्रालय रहा है, राज्यसभा के मेंबर रहे हैं। तो ओवरऑल कूटनीति कहो या राजनीति की नब्ज अगर कोई समझते हैं तो महाराष्ट्र में जो एक सबसे बड़ा नाम और देश में भी सबसे बड़ा नाम, खुद मोदी जी ने उनका संबंध पुतिन जी से साथ उसके साथ रिलेट किया कि ही इज़ वेरी शार्प माइंड, उनको एक्शंस पता है क्या लेते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग कुंडली उनकी भी है। बुध और सूर्य की युति है लगन के ऊपर। वृश्चिक लगन है, जैसे मैंने बताया कि वृश्चिक लगन, कर्क लगन, सिंह लगन, ये 3 लगन ऐसे पाए जाते हैं जो पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो बुध और सूर्य की युति बुध आदित्य योग बनाता है। मंगल और शुक्र की युति 12वें भाव में है। राहु लाभ भाव में कहीं ना कहीं उपचय भाव में, यानी कि 3, 6, 10, 11 ये उपचय भाव ज्योतिष में बोले जाते हैं। तो लाभ भाव में कोई भी प्लैनेट जाता है तो वो नॉर्मली लाभ के ही दरवाजे खोलता है। तो राहु यहाँ पे होना, राहु कूटनीतिज्ञ है, यानी कि कूटनीति की समझ, और वो भी बुध की राशि में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। राहु कन्या राशि में तो वैसे ही एक प्रकार से उच्च के ही माने जाते हैं। तो राहु की पोजीशन बहुत अच्छी है। दूसरा, गुरु और चंद्रमा की युति गजकेसरी योग तो बना रही है, लेकिन 6ठे भाव में बना रही है। चंद्रमा भरणी नक्षत्र में और साथ में नीच के शनि बैठे हुए हैं। अब इस कुंडली का मैंने आपको विवरण बताया, लेकिन ओवरऑल आप समझेंगे तो इस समय शरद पवार की बुध की महादशा चल रही है। यहाँ पे बुध 2 लगन में बैठे हैं, लेकिन अष्टम भाव यानी कि मृत्यु के भाव के स्वामी और लाभ भाव के स्वामी हैं। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जैसे कि अजीत पवार और शरद पवार का जो पारिवारिक डिस्टेंस का फ़ायदा एनडीए को मिलेगा। दूसरी तरफ बहुत बड़ा रोल है उद्धव ठाकरे को बीजेपी के गुट से अलग करने का भी। तो बहुत ही डिप्लोमेटिकली हैंडल करेंगे, एक डिस्टेंस क्रिएट करेंगे। लेकिन मृत्यु भाव के स्वामी की महादशा होना और साथ में राहु के डिस्पोजिटर की महादशा होना कहीं ना कहीं शरद पवार के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। दूसरी अंतरदशा जो आ रही है वो शुक्र की आ रही है। अब यहाँ पे शुक्र जो है उनके 12वें घर के स्वामी है, यानी कि यद्यपि शुक्र 12वें घर में विराजित हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं। काल पुरुष की बात करें तो 12वें घर में शुक्र उच्च के माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पे शुक्र 12वें घर और सप्तम भाव यानी कि जो मारक भाव है उसके स्वामी होके लगन से 12 में बैठे हैं। और बुध से जो दशानाथ की जो दशा चल रही है और लगन में बुध बैठे हुए हैं, उनसे भी 12वें चल रहे हैं, यानी कि 2 द्वादश की स्थिति है। कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात जो उनका हेल्थ फ्रंट है वो डिटीरियोरेट होते हुए दिखता है। हेल्थ के इश्यूज उनको बहुत प्राइम होंगे। सप्तम भाव पार्टनरशिप का भाव है, जहां भी वो पार्टनरशिप की अपेक्षा कर रहे हैं या सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं, वहां से इस समय उनको सहयोग नहीं मिलेगा। जबकि डिप्लोमेटिकली हैंडल करने का प्रयास करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं मिलेगा। और राहु की प्रत्यंतर भी उनकी जो है 1 अगस्त 2024 तक है, यानी कि जब चुनाव का हमारे पास निर्णय आएगा 4 जून को वो राहु के प्रत्यंतर से जा रहे होंगे। ओवरऑल गुरु का गोचर जब सप्तम भाव में होगा उस पर राहु की दृष्टि होगी,
तो शरद पवार कहीं ना कहीं कैसे तैसे अपना वर्चस्व बचा ले, यही उनके लिए बहुत जी। है। बहुत ज़्यादा डैमेज वो ऑपोजिशन को इस बार नहीं कर पाएंगे। उनके भीतरी कलह कलेश, उनका स्वास्थ्य और उनके गलत निर्णय और जो लोग उनसे फ़ायदा उठाएंगे इनडायरेक्टली, वो उसको पहले से इस बार भांप नहीं पाएंगे। तो इस बार सितारों का गोचर किसके पक्ष में रहने वाला है और किसको धोखा देने वाला है, ये हमने आज समझा है। हमारे साथ 4 ज्योतिषाचार्य इस चर्चा में जुड़े थे। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।